हेलो प्रज्ञा जी, हाउ आर यू? बिल्कुल सही है, आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। अब It's my मेरे को एक pleasure. बात बताइए, आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम विच इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑल्सो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन? ओके, सो बेसिकली क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो होता है वो हम एक हॉस्पिटल सेटिंग में जो करते हैं, इट्स बेसिकली ऑन अ डिजीज़ कंडीशन, इट कैन बी एनी डिजीज़ जिस पे हम न्यूट्रिशन के कोर्स करते हैं, उसको हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन का ही एक्सपेंसन जो हम लर्न करते हैं क्लिनिकल सेटअप में, उसको हम पब्लिक हेल्थ में, कम्युनिटी लेवल पे जब हम करते हैं उसको हम कम्युनिटी न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे मास में अगर जाके आपको किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल जैसे आजकल बच्चों में मोटापा काफ़ी ज़्यादा है, इसका प्रिवलेंस बढ़ता जा रहा है, तो वो अगर कम्युनिटी लेवल में आप कुछ अवेयरनेस, कोई इंटरवेंशन करना चाहते हैं तो उसको हम पब्लिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बाकी क्लिनिकल न्यूट्रिशन का ज़्यादा काम होता है लैब में, दैट इज़ द थिंग। और उस लैब का जो भी वन टू वन पेशेंट बेसिस पे होता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली डीलिंग विद द पेशेंट्स एंड द पब्लिक न्यूट्रिशन यू आर डीलिंग विद द कम्युनिटी प्रॉब्लम है। इनके बीच कोई ओवरलैप नहीं है? देर इज़ एन ओवरलैप। उन्हीं कम्युनिटीज़ में से ही कोई पेशेंट आपके क्लिनिकल में आते हैं तो आप 1-to-1 काउंसलिंग करते हो, तो वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन हो जाता है, क्योंकि आप इंडिविजुअलाइज काउंसलिंग कर रहे हैं। बट इन अ पब्लिक यू आर कवरिंग द मास। आपको जैसे मास अवेयरनेस कर रहे हैं, या कोई जैसे पॉलिसी लेवल्स जो भी मास प्रॉब्लम्स होते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड या किसी भी जो भी हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो पब्लिक न्यूट्रिशन में आ जाता है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती होंगी पब्लिक न्यूट्रिशन की, दैट कम्स अंडर द पब्लिक। उसमें भी आप लोगों का बहुत काम होता होगा। हाँ जी, हाँ जी। किस तरह से ना पब्लिक में न्यूट्रिशन की जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में उनको एजुकेट किया जाए। अगर नहीं भी किया जाए तो बिकॉज वी हैव रूरल मासेस, लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ रूरल मासेस, तो वहाँ पर ये होता है कि जो भी फूड उनको प्रोवाइड किया जा रहा है फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो वो सारी चीज़ पब्लिक न्यूट्रिशन में आ जाएगी कहीं ना कहीं। कितना न्यूट्रिशन किस खाने के थ्रू उनको देना चाहिए। यस, जैसे कि गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज़ और बहुत सारे रूल्स और ये सब चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अभी हमारा मास में, जैसे कम्युनिटी में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ले, तो उसकी प्रेवलेंस इंडिया में काफ़ी, मतलब इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर कार्डियोवास्कुलर डेथ्स। तो उसमें गवर्नमेंट, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल का। तो फॉर एग्जांपल उस केस में जो पब्लिक न्यूट्रिशन में आपका कवरेज में आ जाएगा, जैसे कि स्कूल की कैंटीन्स होते हैं, ऑफिस के कैंटीन हो गए, वहाँ पे कैसे हेल्दी डाइट और इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड करें जहाँ लाइफस्टाइल चेंज भी, थोड़ा सा आपको फिजिकल एक्टिविटी करने का भी मौका मिले, डाइट के ऑप्शंस हेल्दी हो, मतलब कैंटीन फूड्स में हेल्दी है तभी जो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉई हैं उनको अच्छा डाइट मिलेगा। तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे भी फोकस कर रही है। जैसे कि आपके ये जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं, वेंडर्स वगैरह, वहाँ पे भी हेल्दी फूड्स मिले, तो इसके ये सारे हमारे पब्लिक हेल्थ में आ जाए, क्योंकि हम मास को कवर कर रहे हैं कि हम कम्युनिटी में, क्योंकि इतना आजकल जो प्रोसेस फूड का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सो उसको, वो भी एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, इतने नंबर्स बढ़ रहे हैं ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के। तो उसको कट डाउन करने के लिए आपको जो हेल्थ पॉलिसी में फूड भी बहुत बड़ा कंपोनेंट है। जब आपका कहने का मतलब है पब्लिक न्यूट्रिशन में सिर्फ ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे स्कीम्स हैं वही कवर किए जाएंगे, इवन दो जो वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट फूड लोगों को दिया जाता है, और जो रोड पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, दैट आल्सो इज़ कवर्ड अंडर पब्लिक न्यूट्रिशन। यस, इट कम्स अंडर द पब्लिक न्यूट्रिशन। हम मतलब एज अ गवर्नमेंट के अलावा भी बहुत सारे NGOs है, या इंडिविजुअल लेवल पे भी यू कैन क्रिएट अवेयरनेस कि वेंडर्स भी थोड़ा हेल्दी फूड प्रोवाइड करें, देन इन अ वे दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी सोसाइटी। तो वो सब, ये जितने भी अब मास लेवल पे हम करते हैं, कम्युनिटी लेवल पे जाके, दैट कम्स अंडर द पब्लिक न्यूट्रिशन। एंड क्लिनिकल में ऐसा ज़्यादा होता होगा ना कि द पर्सन हु इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ समथिंग, इवन इफ इट इज़ स्मॉलर थिंग सच एज वेट लॉस। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे बता, जैसे आपकी कम्युनिटी में पब्लिक में किस डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बहुत है, लेकिन उस कम्युनिटीज़ में से पर्टिकुलरली कोई एक किसी को कंट्रोल करना है डायबिटीज़, और उसकी वो जब हॉस्पिटल सेटअप पे आता है अपने केयर के लिए, तो क्लिनिकल इज़ डायरेक्टली लिंक टू इंडिविजुअलाइज्ड केयर।
तो वो पेशेंट आया, उसने इंडिविजुअल कंसल्टेंट से बात की, उसके इंडिविजुअल बेसिस पे उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है इंडिविजुअल की, उसके बेसिस पे उनको डाइट प्लान प्रोवाइड किया जाए, फिर फॉलोअप्स होते हैं, दैट कम्स अंडर क्लिनिकल न्यूट्रिशन। बट जब हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल की उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उस पर नहीं, देन इट कम्स अंडर द एज ग्रुप कि जैसे हम जब काउंसलिंग भी करते हैं मास में जाके अगर अवेयरनेस कर रहे हैं तो आपको जैसे चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रन में भी जैसे 6 to 12 ग्रुप के डाइट रिक्वायरमेंट एक है तो हम उस लेवल से काउंसलिंग करते हैं। फिर एडल्ट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है तो हम जनरल गाइडलाइंस देते हैं। लेकिन जब आपको किसी को पर्टिकुलर डिजीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है इंडिविजुअल, इट कम्स अंडर द क्लिनिकल न्यूट्रिशन। यू हैव टू कम टू द क्लिनिकल डाइटिशियन एंड शी विल गाइड, शी और ही विल गाइड कि आपको एक्चुअल में क्या डाइट फॉलो करना है और क्या लाइफस्टाइल चेंज करना है। दैट कम्स अंडर द क्लिनिकल न्यूट्रिशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ओके। मतलब you did your PhD from AIIMS in Yes. clinical nutrition. Yes. So what propelled you to go into clinical nutrition? What prepared? Basically मेरा पर्सनल क्लिनिक, आई वॉज प्लानिंग फॉर गोइंग इन अ मेडिकल फील्ड, बट मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन बिकॉज इट्स कम्स अंडर द मेडिकल डोमेन, सो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन करके so there is a different way you can contribute to the health system. So आप या तो डॉक्टर बन सकते हो या पैरामेडिकल स्टाफ बन सकते हो या क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द एरिया वेयर देर इज़ अ ह्यूज स्कोप बिकॉज इंडिया में जो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस का प्रेवलेंस लास्ट आप डिकेट्स 2 डिकेट्स में देखो तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है प्रेवलेंस। सो इसलिए मैं ये जो न्यूट्रिशन का कोर्स था मेरे को इसलिए इंटरेस्ट आया कि इसके थ्रू हम मास को कवर कर सकते हैं, वी कैन कंट्रीब्यूट, इट कम्स अंडर द प्रिवेंटिव केयर। क्योंकि जब जो डॉक्टर वाला हो, जो डॉक्टर करते या हॉस्पिटल में होता है वो होता है आफ्टर कोई भी डिजीज़ हो गई उसके बाद का केयर, बट न्यूट्रिशन कम्स अंडर द प्रिवेंटिव केयर कि आपको डिजीज, हाँ, कि ये आपके प्रिवेंटिव केयर के अंदर आता है कि आपको डिजीज़ तक ना पहुंचने के लिए आप क्या पहले से ही ऐसा करिए ताकि आप डिजीज़ कंडीशन में ना फॉल करो, आप हेल्दी रहें। एक हेल्दी रहने के लिए क्या कर सकते हैं, इट कम्स अंडर द न्यूट्रिशन। कितना सक्सेस अपन हो पा रहे हैं इसमें? इट्स टफ से देर इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ न्यूट्रिशन इंटरवेंशन कि लोग इसको काफ़ी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाते, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। दैट्स वाई हम लोग फोकस करते हैं कि लोगों की हैबिट पे काम किया जाए, क्योंकि यूजुअली मार्केट में लोग कहते हैं जैसे एक डाइट चार्ट प्रोवाइड कर दिया और लोग फॉलो करते हैं, इट गिव्स अ गुड रिजल्ट। मतलब आपको 1-2 हफ्ते किया, 1 महीने किया, वेट लॉस हो जाता है, बट देर इज़ अ लैक ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट होता नहीं है तो वो ना 1-2 महीने के बाद जाके फॉल कर जाते हैं, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते। तो कोई भी चीज़ को आपको सस्टेन करने के लिए जब तक आपकी हैबिट नहीं होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोग जैसे ड्रग के हैबिचुअल हो जाते हैं, वो इसलिए हैबिट होने की वजह से उनसे छूट नहीं पाता है। सिमिलरली डाइट का भी, अगर आप कोई भी डाइट है लाइफस्टाइल में, जैसे आपका स्ट्रेस है या स्लीपिंग पैटर्न है या डाइट पैटर्न है, जब तक उसको हैबिट में नहीं लेकर आएंगे आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। इसलिए हमें हैबिट पे काम करना चाहिए ताकि जो भी चीज़ें आप लर्न कर रहे हो किसी पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल काउंसलिंग रहे तो आप अपने हमेशा हैबिट पे काम करें ताकि आपको बार बार अपने हेल्थ के लिए डिफरेंट कंसल्टेंट के पास जाना ना पड़े। अगर आपकी हैबिट, बेसिक छोटी छोटी टिप्स होते हैं कि आपकी टाइमली खाना, टाइम पे सो जाएं, स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखें तो आपको हेल्थ अच्छा रह सकता है। मतलब इट्स नॉट अ वेरी टफ, बट इट विल टेक सम टाइम बिकॉज किसी की भी हैबिट चेंज करने में इट्स नॉट 1 डे जॉब, इट टेक्स टाइम। बट एक बार आप हैबिट पे काम, डोंट फोकस ऑन योर गोल्स कि मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे सिर्फ वेट लॉस पे फोकस करोगे तो आप कभी हैबिट पे काम नहीं करोगे। इसलिए लोगों का वो साइकिल, विशेष साइकिल चलता रहता है कि वेट लॉस किया, गेन किया, फिर वेट लॉस किया, क्योंकि वो हैबिट पे काम नहीं करते, अपनी हैबिट चेंज नहीं करते। हैबिट चेंज करना तो बहुत मुश्किल हो गया ना। मतलब आप एक तरफ से देखिए कि सब तरह के स्वादिष्ट खाने मिलते हैं, घर में भी बनते हैं, बाहर भी मिलते हैं। अब तो स्विगी ज़ोमैटो के आने के बाद आपके डोर स्टेप तक आ जाते हैं। उस स्थिति में अगर आप कहें कि किसी को अपना हैबिट चेंज करना है, सो दैट इज़ वेरी टफ। That's why I'm saying it's not a one day job. It's a war between the good taste and maintenance of health. नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन है कि टेस्टी फूड जो होते हैं, मतलब जो हेल्दी फूड है वो टेस्टी नहीं हो सकते।
होते हैं टेस्टी, एंड मार्केट में दैट्स व्हाट हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना पब्लिक न्यूट्रिशन में, इसलिए हमें अपनी सराउंडिंग डेफिनेटली मतलब मास लेवल पे गवर्नमेंट ही कर सकती है कि ये जो हमारे रेडी टू ईट फूड्स और जंक फूड्स और ये सब मिलते हैं इट्स मोस्टली नॉट हेल्दी, तो उसको उस पर कुछ पॉलिसी या एक्ट या कुछ टैक्सेशन मतलब कुछ होना चाहिए ताकि ये रियली मतलब हेल्दी फूड का चेन भी होना चाहिए। जैसे कि अब मैंने इन दिनों देखा है कि 1-2 सालों में काफ़ी लोग इंडिविजुअल अपने हेल्दी कैंटीन्स चलाने लगे हैं, या जैसे लेडीज़ होती हैं जो हाउसवाइफ हैं, मैंने भी 1-2 लोगों से कोलैबोरेशन किया है, तो दे आर इंटरेस्टेड कि हाँ वो हेल्दी फूड में, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर अकेले रहते हैं, खासकर मेल्स में मैंने देखा है कि उनको हार्ट अटैक्स के केसेस ज़्यादा होते हैं, एंड वन ऑफ द रीज़न क्योंकि वो जिस एज में जैसे हम अर्ली 25-26 एज में जॉब करने लगते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं और खाना बनाने नहीं आता या बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है तो बाहर से ही ऑर्डर करके खाते हैं। तो उस केस में अगर हम अपने सराउंडिंग्स में अगर थोड़ा खुद ही प्रमोट करें कि हेल्दी डाइट या कैंटीन के थ्रू या टिफ़िन के थ्रू, तो वो भी अवेलेबल किया जा सकता है और इतना टफ भी नहीं होता है बनाना। मतलब आपके दिन के सिर्फ आधे घंटे भी निकालो तो आप खुद से भी कुक करके अपना हेल्थ मेंटेन किया जा सकता है। मतलब वेरी इजी टू मेक फूड्स, 5-10 मिनट्स लगने वाले। मतलब बस थोड़ा सा मेंटेलिटी चेंज वाली बात है। इट्स ऑल अबाउट योर बिहेवियरल चेंज। आपको मतलब हेल्दी रहने के लिए सिर्फ डाइट 1 to 3 टिक करके मुझे ये खा लेना है, ऐसे नहीं। आपकी जब तक माइंडसेट ठीक नहीं होगी, बिहेवियरल चेंज नहीं आएगा, नथिंग इज गोइंग टू। वो माइंडसेट क्या है? द माइंडसेट व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज दैट माइंडसेट? माइंडसेट जैसे कि लोगों को लगता है कि अच्छा एक दिन नहीं खा लेंगे या टाइम से नहीं खाएंगे या बाहर का खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि कब वो 1 डे 2 डे 3 डे महीने में बदल जाता। फिर फिज़िकल एक्टिविटी का भी है कि ठीक है हम आज कर रहे हैं, कल कर लेंगे। मतलब हम हमारा ना हम एक्टिवली मतलब खुद को पुश नहीं करते हैं। तो हमें पहले इनिशियली तो थोड़ा स्ट्रगल होता है कि आपको इंटेंशनली पुश करना है आपके सारे लाइफस्टाइल फैक्टर को कि हम मुझे करना है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव एन एक्सपीरियंस कि मैं खुद अपना बताती हूँ कि मेरी ऐसी हैबिट है कि मैं चाहे कहीं पे भी रहती हूँ, मैं इवन कहीं घूमने गई हूँ या कहीं फंक्शन में गई हूँ तो मुझे 9:30-10 o'clock तक नींद आ जाती है, क्योंकि मेरी हैबिट है। और मैं 4-4:30-5 बजे के बाद मैं सुबह जैसे सनराइज में नहीं सो पाती। सो दैट इज़ कॉल्ड हैबिट। आपकी हैबिट रहेगी, वेर एवर यू गो वो पैटर्न आपको फॉलो करता है आपके पीछे। तो मीन्स यू हैव ओपनड अप अ न्यू एरेना इनटू दिस ऑल टुगेदर। जितना भी मैं पढ़ रहा था अभी तक उसमें यही था कि आप क्या खाते हैं, कितने टाइम पर खाते हैं। सो इट इज़ कैलोरी इन कैलोरी आउट। प्लस एक नया इशू मैंने पढ़ना शुरू किया था रिलेटेड विथ हार्मोन्स, जहाँ मैंने पढ़ा था कि वेट गेन एंड वेट लॉस इज़ मोर अबाउट हार्मोन्स दैन अबाउट कैलोरी इन कैलोरी आउट। बट जहाँ पर आपने बिहेवियरल साइंस पूरी अगर इसमें जोड़ दी तो ये तो ऐसी चीज़ है ना कि इट इज़ फाइट अगेंस्ट मैनी थिंग्स, नॉट ओनली अगेंस्ट गुड टेस्ट बट स्लीप की जहाँ बात हुई तो फिर वो रात में बिंज वॉचिंग, वेब सीरीज़ देखना, मूवीज़ देखना से लेकर तो आपके जो दूसरे बिहेवियर्स होते हैं जो आपको बाहर ले जाते हैं और दोस्तों के साथ आप कुछ भी फिर खाना शुरू कर देते हैं, यू नो। सो इट इन्वॉल्व्स मैनी थिंग्स। सो डोंट यू थिंक इट इज़ अ ग्रेट फाइट अगेंस्ट योर एनवायरनमेंट, ओवरऑल एनवायरनमेंट? यस, यू आर राइट, बट या वी कैन ट्राई एट एन इंडिविजुअल लेवल। जब देखिए जैसे आपने जैसे पूछा कि हम दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं, खाना पड़ता है, इट्स इन लाइक योर सोशल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर जब हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं तो वो देख के ना लोग, आपकी सराउंडिंग भी चेंज होती है। अगर आप अपने लेवल पे जैसे आप स्टार्ट करते हो हेल्दी लाइफस्टाइल, सो आपके फ्रेंड कोई है 1-2 वो जुड़ेंगे, फिर आपसे थोड़ा मोटिवेट होंगे, वो 2 लोग और चेंज होंगे। तो ऐसे कर, क्योंकि जैसे अभी का पैटर्न जो हमारा प्रोसेस फूड है या जो आप जोमेटो स्विगी का कर रहे हो, वो भी तो हम इन्फ्लुएंस हो के ही 1 से 2 लोगों को इन्फ्लुएंस किया, 4 लोगों को किया, 10 लोगों को किया, ऐसे करते मास पूरे सबको किया। सिमिलर में भी उनका इजी रहा हो, हमें थोड़ा टफ हो कि क्योंकि हम यहाँ पे हेल्दी चीज़ें की बात कर रहे हैं, बट आप चेंज हो गए, 2 लोग और चेंज हो गए, 10 लोग चेंज हो गए, ऐसे करके मे बी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एंड ऑल मे बी इट विल टेक डिकेड्स, बट डेफिनेटली चेंज आएगा। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। ओके, मतलब पीपल हैव चेंज्ड फॉर द बेटर।
अगर फैमिली में एक भी कोई चेंज होता है ना तो उनकी फैमिली का पैटर्न चेंज होता है एंड इट इम्पैक्ट्स योर चाइल्ड, जो आने वाला फ्यूचर है आपका, इंडिया का फ्यूचर, जो अभी छोटे बच्चे हैं, अगर घर में बड़े चेंज होते हैं तो उससे, क्योंकि बच्चे मिमिक करते हैं तो बच्चे में भी वही पैटर्न डेवलप, फिर बच्चे अगर वो इनिशियल 5 years में आपको ध्यान देना होता है, फिर एक बार अपने थोड़ी बेस स्ट्रॉन्ग कर दी ना तो बड़े जाके कितने भी एक्सपोजर होती है वो आप थोड़ा बहुत आप नहीं निकले, 10% 20% इज़ एक्सेप्टेबल, कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप घर का ही खाना पूरा 100% कर रहे हो, आप वंस इन अ वाइल बाहर जाते हो खाते हो, बट बॉडी की उतनी कैपेबिलिटी होती है कोप करने की, बट आप इंटायरली 100% बाहर का ही खाओगे तो इट विल इम्पैक्ट। और ये बात आपने अच्छा बोला कि चिल्ड्रन मिमिक, दे आर लाइक स्पॉन्ज, दे टेक इन एवरीथिंग विच देयर पेरेंट्स डू। तो आपका बहुत ज़्यादा काम चाइल्ड न्यूट्रिशन में भी है, सो उसमें बिहेवियर चेंज में मतलब बड़ों को तो समझाया जा सकता है, बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? बच्चों में जो बिल्कुल छोटे हैं, जो 2 साल से नीचे के, उस केस में तो पेरेंट्स की ही बिहेवियरल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस एज में बच्चे मिमिक करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। सो उस एज के बच्चों के पेरेंट्स को ये मैं कहना चाहूँगी कि आप जैसे बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो हेल्दी खाए और खुद से इंडिपेंडेंटली खाए, ज़्यादा टाइम ना लगाए खाए में, तो उनके साथ आप बैठिए, उनके लिए अलग से कुछ मील ना बनाए, उनकी सेपरेट मील टाइम नहीं होनी चाहिए, आपकी फैमिली टाइमिंग होनी चाहिए। और वो मेस क्रिएट भी करते हैं, लेट देम ईट बाय देम सेल्फ। आपको खुद फीड करके, उनकी फीडिंग टाइम अलग होनी नहीं चाहिए और आप अलग से बैठ के खा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। सारे लोग फैमिली एक साथ बैठे और उनको खुद खाने दीजिए, एंड उसके बाद आपको लगता है कि मील कंप्लीट नहीं हो, देन यू कैन टॉप अप। एंड देन आता नेक्स्ट ग्रुप जो 5 से अबव होते हैं। आई हैव फाउंड दैट उनको अच्छे से एजुकेट करो, समझो तो वो समझते हैं। द मोस्ट टफ एज इज़ टीनेज। टीनेज में एक्सेप्टेंस नहीं होता, क्योंकि उस एज में हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो इसीलिए अगर आप बचपन से ही प्लान सही से करके ट्रेन करके चलते हैं बच्चों को, तो वो टीनेज की वो प्रॉब्लम भी नहीं आती है। उनमें तभी प्रॉब्लम आती है कि बचपन से उन्होंने ईटिंग हैबिट सही नहीं की है, तो फिर टीनेज में जाके आप चाहोगे कि बच्चा जब 14 साल का है, काफ़ी ओबीज हो गया है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं, तब हमारे पास आते हैं बहुत लोग ऐसे कि आप वेट कम करना है, तो उनके लिए बहुत टफ होता है। इट टेक्स 2-3 months 6 months मे बी टू चेंज थॉट कि नहीं बाहर का नहीं खाना है, इससे ये होगा कि उस टाइम उनको सही गलत नहीं सोचा जाता है कि मेरे हेल्थ के लिए कि क्या होगा आगे जाके फ्यूचर। एग्जैक्टली। यू ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। तो ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस हुआ और भी जो दूसरे होते होंगे, तो दिस इज़ लाइक मोर ऑफ जेनेटिक और इट इज़ द बिहेवियरल थिंग्स which are responsible? Nowadays it's entirely of your lifestyle. आजकल बच्चे हार्डली फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों को कम से कम डेली 1 hour का विगरस फिजिकल एक्टिविटी, इट्स गुड फॉर देयर फिजिकल एंड एज वेल एज फॉर द मेंटल हेल्थ। जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते ना, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो 1 घंटे का मेक श्योर होना चाहिए, और वो कोई ऐसा फोर्सफुल नहीं, वॉट एवर दे लाइक। उनको जैसे फुटबॉल खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, साइकिलिंग करना पसंद है, या जो भी करें, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बट मेक श्योर कि वो करें 1 घंटा। तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं आजकल। स्क्रीन व्यूइंग बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो मेनली सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये जो आप हार्मोनल इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो, ये आजकल मतलब 7 years 8 years के बच्चों का वज़न 80 kg 90 kg इतना तक हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल स्कूल में भी आजकल प्रेशर इतना रहता है, तो बच्चे भी आजकल स्ट्रेस में रहते हैं। तो देयर आर मेनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आपकी लाइफ। एंड व्हाट यू आर सेइंग, दिस 80 and 90 kg, दिस इज ऑल फैट गेन? यस, ये सारा फैट रहता है उनमें, बच्चों में रहता है। ओके। एंड अबाउट दिस इंसुलिन जो रेसिस्टेंस उनमें पैदा हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज लेस एक्टिविटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल के उसके लिए डाइट उनका रिस्पॉन्सिबल है, या फिर पेरेंट्स की हैबिट्स? इसमें सब कुछ आपने जो पॉइंट्स बोला, ये सारे ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि पेरेंट्स का कैसा हैबिट है, घर से उनको कैसी नॉलेज पास ऑन हो रही है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, डाइट डेफिनेटली मोस्टली 60-70% जो हमारा डाइट रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो 30% होता है उसमें आपकी अदर चीज़ें भी आती है, फिजिकल एक्टिविटी है,
बच्चों का स्लीपिंग पैटर्न, आजकल मैंने बच्चों को देखा है कि सुबह 7 बजे स्कूल तो जाते हैं लेकिन रात में 12-1 बजे 2-2 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे रात के 1 बजे तक सोते नहीं हैं। सो वो ही जाके आपको ना हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। स्लीप हैज़ अ वेरी डायरेक्ट रोल ऑन योर हार्मोन्स। लेप्टिन और ग्रेलिन होता है ना, वो आपके स्लीप साइकिल पे डिपेंड करता है। हंगर हार्मोन, सटाइटी हार्मोन, द लेप्टिन, आपने जिक्र किया लेप्टिन हार्मोन के, तो वो डिपेंड करता है आपकी स्लीप पैटर्न पे भी। तो स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है तो आपकी लेप्टिन ग्रेलिन लेवल इम्बैलेंस होते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता मुझे रुकना कहाँ है, आपकी सटाइटी लेवल पता नहीं चलती, आप ओवर ईट करते हो तो वो फिर आपका वजन बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। एग्जैक्टली। सो इसमें कहीं भी जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं है, जीन्स का कोई, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि एक बच्चे की अगर ईटिंग हैबिट्स ख़राब हैं और दूसरा सेम एज का बच्चा है उसकी भी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हैं, बट एक कंपैरेटिवली फ़िट दिखेगा दूसरे से, और फिज़िकल एक्टिविटी भी सेम है। हाँ, नहीं वो आपका विजुअल अपीयरेंस फिट देखने हैं। और कई बार होता है बहुत लोग ना किसी की मेटाबॉलिज्म बहुत वो होती है, फास्ट होती है, तो वो बहुत खाते हैं तो भी आपको देखेंगे थिन ही रहेंगे, बट आपको देखने में अगर थिन लग रहे हैं और आपका अजम्पशन है ऐसा कि हाँ वो पतले हैं तो ठीक हो गए, पर यू नेवर नो, जब हम अंडरलाइंग मतलब कभी कोई ऐसे सिम्टम्स क्लिक किया और हमने टेस्ट करवाया कुछ किया तो उनमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकलते। तो ऐसा नहीं है कि आप जंक या ओवर ईट कितना भी करते रहो, सिर्फ मोटा दिख रहे हैं तो उनमें बीमारी होगी, और जो थिन दिख रहा है लेकिन उसकी भी लाइफस्टाइल पैटर्न एकदम ख़राब है वो हेल्दी, ऐसा नहीं, उनमें भी प्रॉब्लम होगी। अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है लेकिन देखने में आपको फिट दिख रहे हैं क्योंकि वज़न ज़्यादा नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि वज़न ज़्यादा नहीं है तो ठीक ही होंगे, फिट होंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ अ प्रिवेलेंट प्रॉब्लम इफ़ यू डू नॉट फॉलो द राइट लाइफस्टाइल। ये ओवर द आपकी जैसे आप जब 40s में जाते हो, अर्ली 50s में ना, तो आपको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, डेफिनेटली 100%। अगर आपकी लाइफस्टाइल, व्हाट काइंड ऑफ साइड इफेक्ट इज़ दैट? लेकिन जैसे कि आजकल आपने काफ़ी सुना होगा कॉमन, आजकल सडन कार्डियक प्रॉब्लम होने लगे अर्ली 23 ईयर्स में, 24 ईयर्स में, 22 ईयर्स में सडन। इट्स बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल विच इंक्लूड्स योर बैड जो ईटिंग पैटर्न है या अदर हमारे जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, आजकल बच्चे एंजॉयमेंट में ये सब भी बहुत करते हैं, इसलिए ये सब केसेस ना पहले 40-50s में देखने को मिलता था ना हार्ट अटैक। आजकल तो बहुत अर्ली एज में 22 ईयर्स में, 24 ईयर्स में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ योर sedentary lifestyle and nutrition as well, which you are not taking properly. Nice. इंसुलिन रेसिस्टेंस में आपने एक सिम्टम बताया था कि काले निशान पड़ जाते हैं आपके नेक पे, हाथ में, जॉइंट्स पे, व्हाट इज़ दैट? हाँ, ये जैसे कि आपने जनरली आस पड़ोस में आपने देखा होगा कि जहाँ चबी बच्चे होते बड़े क्यूट से दिखते हैं, उनके ना गले में आप ध्यान दोगे ना तो गले में एक ब्लैक रिंग जैसा फॉर्म हो जाता है, ब्लैक, या अंडर आर्म्स के में भी ब्लैक होता है, या कहीं पे भी फोल्ड्स होते हैं। सो इट्स बेसिकली आपकी जो बॉडी इंसुलिन बनाती है ना, इंसुलिन का रोल होता है शुगर को कंट्रोल करने। जब हम कुछ भी खाते हैं उसके अगेंस्ट में इंसुलिन रिलीज़ होता है, और तो वो इंसुलिन रिलीज़ तो हो रहा है बट वो काम नहीं कर रहा है अपना, बिकॉज ऑफ योर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। उसको हम साइंटिफिक टर्म में एक्एंथोसिस कहते हैं, लेकिन जनरली जैसे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, या यूजुअली ये देखा है कि लोगों को लगता है कि वो बच्चे ढंग से नहा नहीं रहे हैं या ज़्यादा धूप में खेल रहे हैं इसलिए वो ब्लैक हो रहा है, तो मम्मियाँ काफ़ी उसको घिस के साफ़ करने में लगते हैं कि नहीं ये तो कुछ है। बट मैं उन सब के लिए ये कहती, ये आपके उसकी वजह से नहीं होता है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है ब्लैक मार्क तो यू शुड बी कॉशियस कि वो बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ वन ऑफ द की what we call parameter, key parameter which translate into type 2 डायबिटीज़। तो जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनको चांसेस होता है कि वो एडल्ट एज में जाके डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो वो आप फिजिकली एक्टिविटी, इसलिए बच्चों को 1 घंटे का विगरस एक्टिविटी होना चाहिए। मतलब इफ़ आई आस्क यू दिस बेसिक थिंग, इंसुलिन रेसिस्टेंस को इफ़ यू कैन एक्सप्लेन, सो हाउ वुड यू डू दैट?
व्हाट इज़ दिस इंसुलिन रेसिस्टेंस? इंसुलिन रेजिस्टेंस इज बेसिकली हमारी ना इंसुलिन हर चीज़ के ना एक रिसेप्टर होते हैं। तो इंसुलिन जब हम इंसुलिन काम कैसे करता है, तो वो इंसुलिन जाके अपने रिसेप्टर में बाइंड करता है और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में वो रोल प्ले करता है, ताकि हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ना बढ़े, उसको मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ना, तो जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स सारे ऑलमोस्ट सारे सेल्स में पाया जाता है, तो वो वहाँ जाके बाइंड करके जो करना चाहिए उसका एक्शन है वो नहीं कर पाता है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ को रेजिस्टेंस तभी कहते हैं कि जो वो काम करना चाहिए उसको वो नहीं कर रहा है। दैट इज लाइक डिक्शनरी डेफिनेशन रेजिस्टेंस। तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि इंसुलिन का जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम है वो नहीं कर पा रहा है। और इसका आउटकम क्या होता है? इसका आउटकम ये होता है कि इस केस में आपका शुगर लेवल्स हाईली थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। इट डजेंट मीन कि आप डायबिटीज़ हो गए हो, लेकिन आप जब फास्टिंग शुगर वगैरह करो, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है ना, उनमें आप अगर रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवा के देखो फास्टिंग, तो उनकी शुगर लेवल्स हाई आते हैं और इंसुलिन फास्टिंग में काफ़ी हाई रहता है। हमारी फास्टिंग में इंसुलिन हमारे जैसे 4 होना चाहिए, हमारा 3 से 4 तक होना चाहिए। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनमें होता है, अगर आप फास्टिंग टेस्ट करा के देखोगे ब्लड इन्वेस्टिगेटर, समटाइम इट गोज़ टू, आई हैव सीन अप टू 200। मतलब 20 से लेके 30, 50, 100, 150, 200 तक भी जाता है। तो उनमें क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ का अगर मैकेनिज़्म आप जो कहेंगे ना कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता कैसे है, क्यों इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है, तो वो एकदम से टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होता है। इट्स द इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो मीडिएटर है, वो बीच में बैठा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही आपको टाइप 2 डायबिटीज़ कन्वर्ट होता है। तो इसलिए हमें अपनी लाइफस्टाइल, फिज़िकल एक्टिविटी और मोटापा अगर है तो मैं जैसे मेरी अपनी जो मैंने पीएचडी जब की थी तो मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ही काम था। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 300-400 बच्चों पे मैंने जो बच्चे थे और एडल्ट भी थे, तो उनमें से 100%, क्योंकि वो सारे ओबीज बच्चों को मैंने लिया था, तो उनमें 100% इंसुलिन रेजिस्टेंस, कोई भी एक बच्चा नहीं था जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ना थी, सब में थी, 100% आया था सब में। इसलिए जो जिनमें बच्चों में मोटापा है तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और प्लस एक और चीज़ में आपने जैसे अभी हम मोटापे की बात कर रहे हैं, तो विटामिन डी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ ना, विटामिन डी भी एक हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि बच्चों जो ओबीज कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एडल्ट, उनमें वो कम रहता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है वो फैट में जाके बाइंड करता है। इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन। और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें नहीं मिलता, कम हो जाता है उसका लेवल, तो इसलिए आप विटामिन डी डेफिशिएंट रहते हो। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंस आती है कि आप बाहर जाकर खेलो। हाँ। और जो रिग्रेस एक्टिविटी 1 आवर का आपने बोला, सो दैट योर बॉडी सनलाइट से इट एब्जॉर्ब्स दी विटामिन डी, एंड विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म तो हमारा सनलाइट में जब हम एक्सपोज होते हैं 11 to 2 के उस टाइम ही मेटाबॉलिज्म, तो सनलाइट इज़ द मेजर सोर्स। हमारे डाइट में बहुत कुछ है जो आइटम्स उसमें होते हैं, मोस्टली वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी का बहुत रोल है कि सन में बच्चों को एक्सपोज करें, बहुत ज़्यादा एयर कंडीशन में रखना, नहीं जाना, धूप है, गर्मी है, बच्चे की कितना नहीं सोचना है, क्योंकि हम भी बचपन से खेलते हुए धूप में ये करते हुए बड़े हुए, हमें कुछ नहीं हुआ है, तो हमारे बच्चों को भी नहीं होगा कुछ, तो 1 घंटे के लिए। देन अगेन इट कम्स बैक टू बिहेवियरल इश्यूज़, क्योंकि आजकल गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल पे बच्चे 5 साल के 7 साल के बच्चे, दे नो मोर फंक्शंस ऑन मोबाइल देन वी डू। तो उस यू नो इट इज़ वेरी टफ टू होल्ड देम। एंड और उसके बाद फिर मेट्रोपॉलिटन्स में पॉल्यूशन इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बच्चे बाहर नहीं जाते, स्पेस इश्यूज़ हैं, आपके पास अच्छे पार्क्स नहीं हैं, प्लेग्राउंड्स नहीं हैं बच्चों के, so there are many things, you know, this is true. So you mentioned diabetes type 2, so there must also be type 1. Yes. So what is the difference between type 2 and type 1 and type 2 is basically not an insulin dependent. इसमें आपको इंसुलिन, इट्स अ टाइप 2 डायबिटीज़ इज मेनली बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल फैक्टर। तो टाइप 1 होता है, ज़्यादातर बच्चों में होता है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उसमें आपको इंसुलिन देनी पड़ती है क्योंकि बॉडी इंसुलिन बनाती नहीं है।
ओके। तो उसमें आपको इंसुलिन लेना पड़ता है। तो क्या ये जेनेटिकली हाँ, ये रहता है? इसमें जेनेटिक का रोल है। Okay. टाइप 2 वाले में लाइफस्टाइल फैक्टर होता है। इस केस में भी अगर आप केयरलेस हो, ध्यान नहीं दे रहे हो अपनी लाइफस्टाइल पे, देन इन दैट केस ऑल्सो इंसुलिन रिक्वायर्ड, बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा। तो one of the greatest of the cricketers, Wasim Akram, had this problem of genetically, it came to him through his parents. टाइप 2 भी जेनेटिकली हो सकता है, पर मेजर लाइफस्टाइल फैक्टर ही होता है। मतलब सिर्फ टाइप 1 ही जेनेटिकली हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। टाइप 2 भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को तो आपको रिस्क होता है, बट जेनेटिकली रिस्क वाले को भी अगर लाइफस्टाइल आप ठीक रखते हो ना, तो उसको भी सप्रेस किया जा सकता है। आपको वो जो डिजीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो ख़राब होती है, वो नहीं होगी उतनी एज़ कम्पेयर टू जो लाइफस्टाइल अपनी ठीक रखते हैं। Exactly. तो उसमें भी रोल है। Why I am emphasizing on this genetically transmitted, it is because बहुत सारे लोग इस चीज़ का बोलते रहते हैं कि ये तो जेनेटिक है, ये तो जेनेटिक्स है, बट इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल, यस, विच इज़ द प्रॉब्लम। वो भले ही इंसुलिन रेसिस्टेंस हो, भले ही टाइप 1 हो या टाइप 2 भी हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज एंटायरली योर प्योरली योर लाइफस्टाइल। वो अच्छा, तभी होता है जब आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, आप फिजिकली बिल्कुल इनएक्टिव हैं, डाइटरी पैटर्न आपका मतलब कोई मतलब कुछ भी खा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, अनकॉन्शियसली मतलब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप कुछ भी मतलब आप सोच ही नहीं रहे कि क्या हेल्दी है नहीं है, मैं जो भी मिला बस खाना है। मतलब उनके लिए है कि ठीक है खाना है, एक ही लाइफ होती है, खाने के लिए तो जी रहे हैं, कुछ भी खा लो, देन इट विल इम्पैक्ट योर हेल्थ। आपने कोई देखा है ऐसा केस जो इस तरह का मेंटेलिटी रखता हो बट स्टिल इज़ हेल्दी? आई हैव हाँ नहीं, ऐसा मैंने नहीं देखा है। मतलब हो सकता है आप 4-5 साल तक ले, क्योंकि डिपेंड्स ऑन एज। जैसे अगर आप 17-18 साल के हैं और आपका एटीट्यूड ऐसा है कि मैं कुछ, तो आप हो सकता है 24-25 साल तक, 30 साल तक कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेटली उसके बाद आएगा। ओके। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास वो दिल्ली पुलिस में थे, वो मेरे पेशेंट थे। उनका बिहेवियर मतलब ऐसे बहुत कैजुअल बिहेवियर था। उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस था जब मेरे पास आए थे। मैं उनको समझाती, उन्होंने हफ्ते 10 दिन तक, 1 महीने तो फॉलो किया, क्योंकि मैं एवरी वीक उनको पुश करती थी, काउंसलिंग करती थी। वो भागते रहते थे, फिर भी ज़बरदस्ती कि नहीं मुझे आपका हाफ एन आवर देना है किया। तो उसके बाद जब मेरे साथ प्रोग्राम हो गया ख़त्म, तो उसके बाद उनको 2-4-6 महीने के बाद वो फिर वापस अपना रूटीन में, तो क्या कि ठीक है क्या होगा मैम, मैं देख लूँगा, ऐसा वाला उनका रहता था बिहेवियर। फिर आफ्टर 2-3 ईयर्स के बाद उन्होंने फिर से मुझे रिकनेक्ट किया, क्योंकि उनको डायबिटीज़ हो गया था और किडनी भी उनकी थोड़ी डैमेज होनी शुरू, मतलब आप क्रिएटिनिन लेवल्स वाले करो। सो देन आफ्टर 3 ईयर्स क्या उनका लिटरली, मतलब मुझे आज भी याद है, ये मेरे एम्स के जब मैं एम्स में थी तब, कि अब तो मैम आप जो भी कहोगे ना मैं करूँगा, आपकी बात को मैंने नहीं सीरियसली लिया, अब मुझे डायबिटीज़, अब एक बार डायबिटीज़ होने के बाद ना, डायबिटीज़ आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, यू कैन मैनेज। डायबिटीज़ का मैनेजमेंट होता है, लेकिन एक बार आपको डायबिटीज़ हो गया तो आप ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ फ्री हो जाओगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी लाइफस्टाइल आपने गड़बड़ किया ना, तो फिर आपका शुगर फ्लक्चुएट होने शुरू हो जाता है। यू हैव टू फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल। तो इसलिए हियर कम्स द बिहेवियरल काउंसलिंग का रोल, कि आपका जब तक बिहेवियरल जो सोच है आपका, आपकी हैबिट फॉर्मेशन में नहीं काम करेगा, तो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल ही मिलेगा। तो आपने 1 महीने किया, अपना शुगर ठीक हो गया, पर आपने उसको सस्टेन नहीं किया, तो फिर आपका फिर से गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हैबिट पे काम करना ज़रूरी है। प्रिवेंटिव केयर यहीं पर आती है, प्रिवेंटिव, नॉट द क्यूरेटिव वन। एग्जैक्टली। इसमें एक चीज़ यह है कि फास्ट फूड इज़ प्लेइंग अ बिग रोल नाउ डेज, स्पेशली चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फास्ट फूड अ लॉट। तो हाउ डज फास्ट फूड प्ले रोल इन शेपिंग द न्यूट्रिशनल हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन? जो जितनी भी प्रोसेस ये जो फास्ट फूड्स होते हैं ना, उसमें टेस्ट एनहेंसर डाला रहता है ऑलमोस्ट सारे में, क्योंकि इसलिए वो टेस्टी लगता है। हम खाते हैं तो हमें काफ़ी टेस्टी लगता है, और उसके हमें एडिक्शन हो जाता है उसका। एक बार खाओ तो मन करता है चलो दोबारा खा लेते हैं, एंड यू नेवर नो, वो 1-2 बार करते करते उसकी हैबिट हो जाती है। और इतना आजकल इतना रेडली अवेलेबल है ना हर चीज़, आप बस घर से निकलो और इतनी सारी वैरायटी मिलती है।
सो मेरा ये कहना है कि ठीक है, मतलब ये जो फास्ट फूड जो भी है XYZ मिलते हैं मार्केट में, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आप खाओ, लेकिन घर पे बना के खाइए, ताकि आपको पता हो कि क्या मतलब दैट इज़ ऑल्सो वंस इन अ वाइल, कि बच्चे जिद कर रहे हैं कि मुझे बर्गर खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, आप बनाओ, घर पे बना के खाओ। और पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको हेल्दी डाइट फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल लाइफ आपका बंद हो जाएगा, आप आउटिंग नहीं कर सकते, आप बाहर का कुछ खा नहीं सकते। अगर वंस इन अ वाइल, जैसे मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर निकलती नहीं, ऑल्दो मेरा 90% मैं घर का ही खाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर, हम लोग बहुत कम जाते हैं लेकिन हाँ वंस इन महीने में या 2 महीने में कभी निकलते हैं तो डेफिनेटली बाहर का खाते हैं। लेकिन आप उसके इसमें पोर्शन कंट्रोल रखिए कि पिज़्ज़ा खाने जा रहे हो, खा रहे हो तो एक स्लाइस खाइए, ये ना कि एक मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा पूरा खाओगे तो उसमें इतनी कैलोरी होगी कि वो हफ्ते भर में भी आप उसको बर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ कर ही नहीं रहे। अगर आप पोर्शन कंट्रोल में कुछ भी खाइएगा वो नहीं हानिकारक होता है, तो इसलिए पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप क्या खा रहे हैं उसकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने बोला टेस्ट एनहेंसर्स, तो ये जो टेस्ट एनहेंसर्स हैं ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कि फ़ास्ट फूड इटसेल्फ इज़ हार्मफुल? तो फास्ट फूड का जो इंग्रेडिएंट होता है ना, वो मतलब एज अ फास्ट फूड ओवरऑल वो इंग्रेडिएंट से बन के ही वो फास्ट फूड बनता है। तो वो इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं, जैसे उसमें इतना ज़्यादा एडेड सोडियम होता है। आजकल बच्चों में भी हाइपरटेंशन इतना कॉमन है, और हाइपरटेंशन का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को दे आर नॉट अवेयर। लोग बीपी मॉनिटरिंग तो करते नहीं है कोई, आप हो, मैं हो, आपने कभी किया है? आपने ऐसे ही मतलब हम शुगर टेस्ट में ज़रूर करता हूं, बट हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन नहीं कहते। हर 10 में से 4 लोगों को हाइपरटेंशन है जो 18 साल से ऊपर के हैं। हमें पता ही नहीं होता है, हम मॉनिटरिंग नहीं करते। किसी के घर में बीपी मशीन नहीं होता, जो डॉक्टर है उनके घर में होता है, वो लोग करते, पर इन जनरल पब्लिक नहीं रखते हैं बीपी मशीन। डॉक्टर भी खुद का नहीं करते दूसरों है ना। तो वो मतलब मैं सोडियम की बात कर रही थी। तो जितने भी फास्ट फूड होते हैं बाहर के ना, उसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो सोडियम कंटेंट ज़्यादा होने से आपका रिस्क जो है हाइपरटेंशन का वो बढ़ जाता है। और क्योंकि हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर। आपको हाइपरटेंशन पता नहीं है ना, आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक कराने का मेजर कॉज है। तो हमें सोडियम 4 से 5 ग्राम ही लेना होता है, जो हमारे नॉर्मल हम दिन भर खाना खाते हैं ना उससे पूर्ति हो जाती है। ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह में भी बहुत अच्छी खासा अमाउंट में होता है। और 1 टीस्पून इज़ द रिकमेंडेड, जो WHO और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिकमेंड करते हैं कि आपको दिन भर में 5 ग्राम हम जो नमक खाते हैं वो खाना चाहिए। पर हम खाते हैं इंडियंस कितना, 10-12 ग्राम पर डे। ये रिपोर्ट है पॉलिसी पेपर में, हमने देखा है कि इंडियंस की इतनी इनटेक है। तो अगर आप डबल जितना रिकमेंडेड है उससे डबल से भी ज़्यादा खाते हैं। इसलिए ये जो फास्ट फूड का जो आपने बात जिक्र किया, तो वो इसीलिए है कि जितने भी फास्ट फूड होते हैं ना उसमें आपका प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सोडियम कंटेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। मैंने इसलिए पूछा कि टेस्ट एनहेंसर अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है कि फ़ास्ट फूड का आपको हैबिट लगा दे रहा है, तो टेस्ट एनहेंसर अपन अपने घर के खाने में यूज़ कर लें तो नहीं चलेगा? नहीं, टेस्ट एनहेंसर इसलिए क्योंकि वो केमिकल है। it's a harmful thing. Yes, it's not a natural product. तो वो हमेशा कोई भी चीज़ सिंथेटिक आप खाओगे तो वो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, यू मेंशन्ड अबाउट सॉल्ट, 5 ग्राम का इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सोडियम कंटेंट नहीं तो हाई होता है, तो इट इंक्लूड्स द वाइट वाला सॉल्ट और द ब्लैक सॉल्ट ऑल्सो। ये सॉल्ट्स भी अपने अलग अलग आते हैं ना? हाँ, सॉल्ट्स की वैरायटी होती है। एंड आजकल काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे कि मैंने तो वाइट सॉल्ट खाना बंद कर दिया मैम, आजकल तो मैं पिंक सॉल्ट ही खाती हूँ, ताकि मतलब मेरा इट्स अ मिथ कि लोगों को लगता है कि इसमें सोडियम कंटेंट कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, ये हेल्दी सॉल्ट है, ये अनहेल्दी सॉल्ट है। चाहे आप रॉक सॉल्ट खाए, पिंक सॉल्ट खाए या कॉमन, सब में सोडियम कंटेंट बराबर ही होता है। तो वो आपकी चॉइस है। इनफैक्ट अगर आप कॉमन सॉल्ट नहीं खा रहे हैं तो आप गलत करें, क्योंकि इसमें आयोडाइज सॉल्ट होता है। तो यू आर लैकिंग, अगर आप पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट खा रहे हैं ना तो वहाँ यू आर लैकिंग ऑन आयोडीन, क्योंकि वो आयोडाइज नहीं होते हैं। तो हमें खाना तो यही सॉल्ट चाहिए, लेकिन ये ना वही 5 ग्राम वाली बात है कि दिन भर में पोर्शन, तो उस पोर्शन से ज़्यादा 5 ग्राम। और वो इनिशियली थोड़ा टफ होता है, जैसे आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो 1 चम्मच निकाल के सुबह रख लें और दिन भर के खाने में वो उतना ही यूज़ कर लें। फिर 2-4 हफ्ते में आपको आदत पड़ जाती है कि इतना ही कंजप्शन करना है। तो पर हेड
हाँ 5 ग्राम। गांधी जी नमक नहीं खाते थे, तो अगर अपन लोग भी ऐसा कर लें कि आज से 30 दिन तक नमक नहीं खाएंगे तो ठीक है, विल पावर लगा के हो सकता है, बट बॉडी को कुछ नुकसान होगा क्या? नहीं, बॉडी को नुकसान होता है। हमें जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी में है उतना तो लेना है 5 ग्राम। अगर आप नमक नहीं भी खाते हैं तो हमारे खाने में कुछ कंटेंट होते हैं, पर वो आप 1 दिन 2 दिन ऐसा, पर ऐसे नहीं कि आप प्रोलॉन्ग 1 महीने तक नहीं खा रहे हो तो आपको नहीं होगा। हर चीज़ का टू मच ऑफ और बिल्कुल एक्सक्लूड कर देना दोनों सही नहीं, इसलिए आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना खाइए। इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। हाँ, इट हैज़ टू बी बैलेंस। जैसे ये आपने जिक्र किया कि खाना बिल्कुल मतलब नमक खाना छोड़ दे, से मुझे एक बात याद आ गई कि वेट लॉस के जर्नी में आजकल लोग रात का खाना है, मैम मैं तो रोटी चावल ही नहीं खाती हूँ कि मुझे वेट लॉस करना है। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि मुझे चावल, मतलब सिर्फ चावल और रोटी से ही अगर वज़न कम होना रहता तो फिर रोटी चावल नहीं खा के लोगों का कम हो जाना होता, कोई मोटा ही नहीं रहता। बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं कि रात का खाना ही नहीं खाते। तो इट्स अबाउट योर राइट प्रोपोर्शन, राइट क्वांटिटी, राइट बैलेंस्ड मील होना चाहिए आपके। नहीं, वो लोग जो, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचता था अगर इंसुलिन स्पाइक आपका होगा हाँ, तो वो जो कार्ब रिच फूड्स होते हैं या फैट रिच फूड्स होते हैं उनसे ज़्यादा होगा, तो उसमें रोटी चावल आता है। तो मैथमेटिक्स अगर लगाओ तो सिंपल है, रोटी और चावल बंद कर दो, इंसुलिन स्पाइक उतना ज़्यादा नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं होता है। आपका डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। स्पाइक्स भी 2 तरीके के होंगे। अगर आप सिंपल कार्ब्स खा रहे हो जैसे कि रिफाइंड सीरियल्स का, अगर आप जैसे मैदा या मैदे के बने हुए प्रोडक्ट खाते हो तो आपकी शुगर स्पाइक्स पे जाएगी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आप होल व्हीट आटे का रोटी खा रहे हैं और राइट क्वांटिटी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है तो वो नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें फाइबर भी है, फाइबर स्पाइक नहीं होने देगा। आप रिफाइंड खाओगे तब होगा। सिमिलरली राइस का भी है, लोगों को लगता है कि रोटी ठीक है, चावल नहीं खाना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं होता है। चावल भी आप खा सकते हो, डायबिटिक पेशेंट भी चावल खा सकते हैं, पर इट डिपेंड्स ऑन कि आप खा कैसे रहे हो और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। आप बिल्कुल खा सकते हो। इंसुलिन का इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या संबंध है? बिकॉज पीपल आर फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग टू रिड्यूस देयर इंसुलिन सीक्रेशन, तो डज इट हेल्प? सी, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ एन इंटायरली एक्सपेरिमेंट। मतलब वो डेफिनेटली देयर आर एविडेंस। डायबिटीज़ पेशेंट में ट्रायल करके देखा गया तो पाया गया कि हाँ, उनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करके उनके शुगर लेवल्स काफ़ी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये अभी पॉपुलेशन लेवल पे प्रूवन नहीं है, तो हम ऐसे रैंडम फॉलो नहीं कर सकते कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, क्योंकि इस इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आपको बहुत सारे अदर हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो वो कॉमन जनरल हम जब भी मतलब आप जैसे हमारी हर चीज़ की गाइडलाइंस होती है, वैसे ही सिमिलरली इसकी भी है। मतलब आप कोई भी चीज़ मार्केट में या न्यूज़पेपर में कहीं पे भी पढ़ते हो तो उसको रैंडम अपने ऊपर अप्लाई करना मत शुरू करें। वो दैट इज़ एन लाइक ए रिसर्च पार्ट। जो चीज़ आपको पब्लिक में नहीं ट्रांसलेट हो गई तब तक आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो आप रैंडम फॉलो करोगे तो फिर उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। बिकॉज इट कम्स इन द न्यूज़पेपर दैट अकॉर्डिंग टू रिसर्च दिस एंड दिस हैज़ हैपेंड। तो इसमें स्टेम सेल्स जनरेशन, ऑटोफेजी, ये सब भी अगर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ फास्टिंग अगर आपने करी, जब आप 24 घंटे तक या 24 घंटे से 48 घंटे तक फास्टिंग करते हो, तो व्हाट यू मीन टू से इज़ इट इज़ नॉट पब्लिकली प्रूवन, ये सिर्फ रिसर्च फेज़ में है। हाँ, रिसर्च नहीं ये। अच्छा, इसकी सस्ते मुझे एक बात बताइए। अगर आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग, जैसे हम ट्रेडिशनल पैटर्न में अगर अपने जाते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल पैटर्न में, तो हम इंटरमीडिएट फास्टिंग तो कर रहे थे ना। कि जैसे हम पहले 7:30 7 o'clock 6:30, पहले के ज़माने में आप जाओ तो लोग 6:30 7 o'clock तक खाना खा लेते थे, और 8:30 9 o'clock तक गाँव देखो एकदम अंधेरा। और सुबह उठ के फिर हम 9 बजे खाते, तो हम 12-14 घंटे का तो फास्ट इंटरमीडिएट फास्ट तो कर ही लिया ना। तो अब इसके अलावा एक्स्ट्रा फास्ट करने की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो वो मतलब आप रैंडम, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे रैंडम हमें फॉलो नहीं, ऐसे बहुत टाइप के डाइट्स आए मार्केट में और गए, लोग रैंडमली फॉलो किए, बहुत लोगों को बहुत मेजर इश्यूज़ हुए। तो मतलब ऐसे रैंडमली फॉलो नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली उसकी रिसर्च आर्टिकल्स हैं, बट ये जनरल पब्लिक के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। आप मान लीजिए इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो, अगर आपका बहुत अच्छा विल पावर है तो भी कितना दिन करोगे? 1 महीने।
कभी तो एक आएगा पॉइंट जहाँ पे आप अपने नॉर्मल डाइट प्लान पे आओगे एंड देन इट बाउंस बैक। जितना आपने कम किया ना उससे डबल क्या ट्रिपल 4 गुना ज़्यादा वेट गेन होगा। तो इस इन सब डाइटों की ना सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इसलिए हमें जनरल पब्लिक के लिए नहीं है ये एग्जैक्टली ये नहीं फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप नॉर्मल रूटीन पे आओगे ना, क्योंकि हम कभी आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे अपने नॉर्मल रूटीन में, इसको आप फॉलो नहीं कर सकते आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने से ज़्यादा। इसलिए हमेशा एक बेसिक मील अपना और सस्टेनेबल पैटर्न करना चाहिए जो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहे। ओके सस्टेनेबिलिटी पहले के लोग भी तो वही करते थे ना, जो घर का खाना खा रहे हैं, खेतों में जाते थे, फिजिकल एक्टिविटी होता था, अच्छी नींद लेते थे, वही सब चीज़ें करना है, हेल्थ को ठीक रखना है। तो दैट मीन्स डिजिटल मीडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। एक तरफ तो वो रात में सोने नहीं देता है और दूसरी तरफ वो ये सब इंफॉर्मेशंस भी देता है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, गो ऑन एंड कीप डूइंग इट फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो हाउ digital media is playing role in shaping the nutritional patterns especially in children we see, क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है। डिजिटल का ना 2 ऐसे जो मैंने एकदम बहुत क्लोजली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, डिजिटल का 2, एक तो डिजिटल जैसे एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखते हैं तो और स्क्रीन व्यूइंग के, तो पहले स्क्रीन व्यूइंग का मैं बात करूं कि आजकल बच्चों आइडियली हमारे मतलब जो रिकमेंडेड है 1 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्क्रीन व्यूइंग, क्योंकि स्क्रीन व्यूइंग की वजह से हमारा जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, मतलब इट मीन्स कि हमारा कब भूख लग रही है, कहाँ मुझे खाने के बाद रुकना है, मुझे सटाइटी कब हो रहा है, ये बच्चों में पता ही नहीं। बच्चे को भूख नहीं लगती, बस क्लॉक के वाइज खाना उनको खिलाना पड़ता है। अच्छा सुबह 8 बज गया 9 बज गया खाना खा लो, 12-1 बज गया लंच कर लो। तो ये स्क्रीन व्यूइंग की वजह से ना आपका पूरा जो पैटर्न है ना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं होता आपका सटाइटी लेवल, आपका हंगर लेवल। तो इसलिए स्क्रीन व्यूइंग आजकल बच्चों में आपने देखा होगा कि जो बिल्कुल वीनिंग स्टेज पे जो जब हम उनको जो अन्नप्राशन के बाद जो हम खाना खिलाना, यूट्यूब लगा दिया बच्चे को और बच्चा वहाँ देख रहा है और बच्चे को खिला रहे, बच्चा क्या खा रहा है नहीं खा रहा है उसमें कोई कॉन्शियसली नहीं, माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रही है। तो इस यहाँ पे मतलब मेरा ये कहना है कि स्क्रीन पे भी हर चीज़ की एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो उसको। और हम इतने स्मार्ट होते हैं, हमें पता है कि क्या डिसएडवांटेज, बट स्टिल वी ओवरलुक। तो स्क्रीन व्यूइंग 1 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे आपके बच्चों के ना मेंटल ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक ये है डिजिटल जो इम्पैक्ट कर रहा है डिजिटली, और दूसरा है ये मार्केटिंग जो मीडिया में आजकल आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में बच्चों को टारगेट, चाइल्ड न्यूट्रिशन पे काफ़ी टारगेट किया जाता है कि जैसे हॉर्लिक्स है कि ये खा लो, या जैसे पीडियाश्योर है, या आपका और भी बहुत सारे ब्रांड के आते हैं कि इससे हाइट बढ़ जाएगा आपका। तो उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब यू कैन वो दिस ऑल आर फॉल्स क्लेम। आप घर का खाना खा के सही मात्रा में सही फिजिकल एक्टिविटी करिए, सही प्रोपोर्शन बैलेंस्ड मील लीजिए। इनफैक्ट जो छोटे बच्चे जो 6 महीने के बाद का भी होता है कि सेरेलैक है, और मैं एक जस्ट एग्जांपल दे, सेरेलैक के अलावा बहुत सारे कंपनियों के आते हैं लोग कि ये 1 स्टेज वाला है, 6 से 8 महीने में ये खिलाना है। हम घर पे भी सेरेलैक हमारे बचपन के टाइम में या हमारे मम्मी पापा के बचपन में नहीं होता, तब भी तो लोग खाते ही थे ना, वीनिंग तब भी थी ना, मतलब ये अचानक से तो वीनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ये तो सदियों से चल रहा है। तो तब भी तो लोग खिलाते ही होंगे ना बच्चों को कुछ। तो हमारे पास घर का भी बहुत सारे ऑप्शन होता है जो आप दे सकते हो। तो ये जितना आप चाहो घर, वो ये सारी चीज़ें ना आपकी 6-8 मंथ से ही स्टार्ट होती है। तो घर में जब आप जितना ज़्यादा घर का खिलाओगे तो उसी से ही आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और बैलेंस संतुलित आहार जो हम कहते हैं कि जिसमें प्रॉपर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन मिनरल, सब्जियां खाएं बच्चे बचपन से ही। ज़्यादा ब्लेंड करके खाना ना खिलाएं कि वही आदत हो जाए कि बस मुंह चम्मच डाला और खाला, चबान के च्यूइंग का भी एक हमारा रोल होता है हेल्थ के लिए ना, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये है कि एडवर्टाइजमेंट में देख के ना वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो यही है, हम बिलीव करते हैं, इतना उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है कि हम बिलीव करके अपने बच्चों को देते हैं। तो मेरा इन सब पे ये कहना है कि ये सब चीज़ों ये पे आप ना जाएं और अपनी मतलब जितना हो सके घर के अपने खुद पे ट्रस्ट करें। आप घर का खाना बना के चाहे कुछ भी खिलाएंगे वो कहीं अच्छा होगा, आप कमर्शियल फूड जो
बाहर से खरीद के खिलाओगे। उससे ज़्यादा अच्छा। तो ये तो बात हो गई अपनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद ईटिंग। एक दूसरी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, दे डोंट ईट। तो मम्मियाँ उनके पीछे भागती रहती हैं बट दे डोंट ईट। सो वो कैसे उस प्रॉब्लम को ये कैसे आजकल देखा बहुत जाए? कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब मोस्टली पेरेंट्स को ये रहता है कि, और ये इसके लिए मैं एक ही बिल्कुल क्लियर कट आंसर है कि मैं इसमें पेरेंट्स की गलती मानूंगी, बच्चों की नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे आजकल हर कोई वर्किंग है, किसी के टाइम का बहुत इशू है कि टाइम से ऑफिस जाना है, सुबह सारा इतना कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो बच्चे को अपने से खाने देंगे तो इतना मेस क्रिएट हो जाएगा, उसको मैनेज कौन करेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि खाने को सब एक साथ दाल चावल सब्जी सब मिक्स किया, ब्लेंड किया और फटाफट चम्मच से खिला। तो बच्चों को ना, बच्चे एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें लगता है कि बच्चों को समझ भी नहीं आता है, इनको तो नहीं पता है। पर जब बच्चा जन्म लेता है ना, तब से ही उनको पता होता है कि हर चीज़ बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इसलिए आजकल देखना आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी लोगों की अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं होती, क्योंकि तुरंत पैनिक हो जाते हैं लोग। तो बच्चे को भी जब तक वो माँ का दूध मतलब जब सकल नहीं करते तो मिल्क का प्रोडक्शन भी नहीं होता। तो बच्चे को जन्म के टाइम से ही मेहनत करनी पड़ती, तभी फल मिलता है। तो बिना मेहनत का कोई फल नहीं होता। तो पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ती है कि आप जैसे सराउंडिंग प्रोवाइड करेंगे, बच्चे को खुद इंडिपेंडेंटली खाने दीजिए। ज़्यादा उनके पीछे आप लगोगे तो उनको वो ना मज़ा आने लगता है, वो एक गेम की तरह लेने लगते हैं कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मम्मा पीछे भाग रही है, पापा भाग रहे हैं, हम आगे आगे भागते हैं। तो जो आपका फिंगर फूड का टाइम होता है, जो 9 to 10 मंथ्स वगैरह, उसी टाइम से आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करो और उनको खुद खाने दो। शुरू में आपको ज़्यादा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मैसी और नहीं मैनेज हो रहा है, लेकिन 1 साल के बाद आपको खुद लगेगा कि मेरी लाइफ बहुत इजी है। ये मैं अपना पर्सनल, नॉट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट बता रही हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी एक 5 years old बेबी की मदर हूँ। तो ये इट्स माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि जितना ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट छोड़ोगे, आप उतना ज़्यादा जाके आगे खुद को फ्री फील करोगे। जितना ज़्यादा हम पीछे उनके भागेंगे, उतना ज़्यादा वो हमें भगाएंगे। तो हमें वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि वो इंडिपेंडेंटली खाने का अपना खाना खाएं एंड हेल्दी खाएं। हाँ। ऑप्शन हेल्दी होना चाहिए। यू ऑल्सो रन अ प्रोग्राम कॉल्ड बेसिक मील्स। व्हाट इज़ दैट प्रोग्राम ऑल अबाउट? So after I did my PhD, then I thought of कि लोगों को बहुत सारे मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस में या लोगों से इंटरेक्ट करते समय सुना कि खाना खाने आजकल ट्रेंड है कि कोई फैंसी खाना खाएंगे तभी हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। तो मुझे था कि मैं मतलब अपने कम्युनिटी में लोगों को अवेयर करूं कि बेसिक खाना खाने से ही हमारा बेसिक मील, इसलिए इसका नाम बेसिक मील्स रखा है कि बिल्कुल सिंपल घर का खाना खा के ही आप हेल्दी रह सकते हो। तो इसमें बेसिकली वी आर अ टीम ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। उसमें हम सारे डिजीज़ कंडीशन को थ्रू बेसिक मील्स एंड लाइफस्टाइल चेंज, होलिस्टिक लाइफस्टाइल चेंज के थ्रू उनको हेल्प करते हैं उनकी डिजीज़ को क्योर करने में। So that is focused on children or that is focused on all adults also? No, it's focus on all. Child nutrition, we have a diabetic program, we have critical care, pregnancy nutrition. मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल से रिलेटेड और क्रॉनिक डिसीजेस से रिलेटेड सब कुछ सब है। हाँ, ऑल लाइफ स्टेजेस जो होते हैं, जैसे बच्चे हुआ, प्रेगनेंसी हुआ, जेनेटिक न्यूट्रिशन जैसे ओल्ड एज, एल्डरली वाला, ये सब भी जो जनरल एज के साथ होता है। एंड दिस क्रोनिक कंडीशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन ऑल्सो, कि किसी को स्पेसिफिक कोई डिजीज़ है उसके लिए, जैसे आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, वेट का प्रॉब्लम है, लोगों को पीसीओएस, गर्ल्स को काफ़ी पीसीओएस की प्रॉब्लम है। सो वी डू थायराइड, किसी हाइपोथायराइडिज्म है बहुत कॉमन है। तो ये सब और क्रिटिकल केयर, जैसे किसी का हार्ट सर्जरी हुई है, किसी को डायलिसिस है, किडनी पेशेंट्स हैं, तो उसमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, तो ये सब भी कवर होता है। So what you have learned in all these years, you know, talking to patients, talking to people, talking to mothers and fathers about their children, what have you learned over these years? What is that one thing if we change, तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा अपने पूरे न्यूट्रिशनल पैटर्न में? न्यूट्रिशन में एक्चुअली हमारा जो बच्चे हैं ना, आई थिंक इट्स अ बेस।
तो हमें टारगेट करना चाहिए चाइल्ड न्यूट्रिशन पे। इनफैक्ट इंसेप्शन के टाइम से, जब माँ एक मतलब प्लान करती है कंसीव करने का, तब से ही न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे गर्भवती महिला जैसा खान पान और अपना लाइफस्टाइल रखती है ना, वो आपके बच्चे के हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। वहाँ से लेके फिर जब बच्चा जन्म लेता है, आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे ध्यान देना चाहिए। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं बच्चे, उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आजकल मैंने बहुत बार कॉर्पोरेट्स वगैरह में देखा है कि हॉस्पिटल की तरफ से भी सपोर्ट नहीं होता है ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश करने के। वो डायरेक्टली आपको फार्मूला में, मतलब बच्चा रो रहा है, ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा है तो फार्मूला में। तो हमें एज अ पेरेंट्स, मतलब हमें थोड़ा नॉलेज अपना और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और हमें भी अपना स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, हमें ट्राई करना है, हमारी तरफ से पुश ज़्यादा होना चाहिए। तो वो हो गया। देन कम्स द आपका जो विद इन 1 ईयर वाले होते हैं। तो चाइल्ड न्यूट्रिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेयर वी कैन फोकस। चाइल्ड, अगर बच्चा आपका हेल्दी होगा ना, तो वो आगे जाकर हेल्दी एडल्ट होगा और हेल्दी कम्युनिटी होगी। और बच्चे, हमारा एक, हम न्यूट्रिशन वॉरियर प्रोग्राम भी चलाते हैं, वेयर व्हाट वी डू, वी गो टू द कम्युनिटी और स्कूल्स में जाके बच्चों को न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं, और वो खुद जाके फिर अपने घरों में और अपने आस पड़ोस में लोगों को बताते हैं, और दे आर द गुड कम्युनिकेटर। मतलब वो जाके एजुकेट भी ज़्यादा अच्छे करते हैं, उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है। तो हमने ये करके भी देखा है। तो बच्चे काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा नहीं सुनता है, वो तो हेल्दी नहीं खाता है, बट आप सही से समझाओ प्यार से ना, तो बच्चे समझते हैं। और आपको इन्वायरमेंट वैसा प्रोवाइड करना है। आप घर में हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली, आई एम नॉट सेइंग कि 100%, लेकिन आपका बच्चा एटलीस्ट 50-60% भी हेल्दी पैटर्न सीख लिया ना अप टू द एज ऑफ 5, तो वो आपके लाइफ लॉन्ग रहता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी भी हमें बाहर का फूड एक्सपोज नहीं किया, जिसकी वजह से मैं भी बाहर, मतलब थ्रू आउट माई स्टडीज़ में घर से बाहर रही हूँ, बट स्टिल आई हार्डली, मतलब मुझे 6 महीने में शायद मैं 1 या 2 बार होता होगा कि मैंने कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं, मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट भी नहीं पता, मुझे मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, क्यूरियोसिटी ही नहीं है कि मुझे ये खाना है, ये पीना है जो अनहेल्दी है। सो ये आपके घर से ही स्टार्ट होता है। अगर आप खुद हेल्दी, मतलब हेल्दी पैटर्न रखते हैं ना, तो डेफिनेटली बच्चों में आता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इतने सारे एक्सपोजर हैं हमारे पास। आजकल मार्केट में इतना सारा प्रोसेस फूड है ना, उसके अलावा भी तब भी हम कर सकते हैं कंट्रोल, नॉट 100% बट अप टू एटलीस्ट 60% भी करते हो तो दैट इज़ वेल, काफ़ी अच्छा है। One more thing happens that food is used as an alternative for stress control, or if I say it in another way, if I am feeling low, the best thing to give a push to my mood is to go and eat something good. और ये फिर बहुत ज़्यादा होने लगता है, ये बार बार होने लगता है। तो इस पैटर्न से कैसे बाहर निकले कि फूड आपका एक ऑल्टरनेटिव बन गया है। कुछ लोग होते हैं वो खाना छोड़ देते हैं स्ट्रेस की कंडीशन में, कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं। इसके है रीज़न है साइंटिफिक, मतलब वो होता है क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं ना, जो बिंज ईटिंग होता है, उसमें हमारे ये जो हंगर हार्मोन की रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमें, कुछ लोगों को बहुत वो खाने से सेटिस्फैक्शन होता है, कुछ लोग बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा, जो आपने बोला। तो इससे हटने के लिए स्ट्रेस में ना मेनली आपका रोल प्ले करता है आप अपने माइंड को कितना डिविएट करते हैं। जब भी आपको स्ट्रेस है तो आप अपने ये इस पैटर्न को अगर हटाना है तो आप अपने आप को डिविएट करें। पहले तो आइसोलेट में, ये पैटर्न होता है जो आइसोलेशन में रहते हैं, जैसे कि आप अकेले रह रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, तो आप डेफिनेटली आप कुछ जो भी इजीली अवेलेबल है वो खा लोगे। तो पहले तो घर में ऐसी कचरा, मतलब इस टाइप की चीज़ें रखो ही मत कि आपको भूख लगती भी है, कुछ खाने का मन कर रहा है तो कुछ हेल्दी स्नैक्स टाइप का रखिए, आप खाओ, उससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आपको आइसोलेट नहीं करना है। हमेशा जब भी स्ट्रेस में हो, यू टॉक टू पीपल,
मतलब आप जिस पे भरोसा करते हो कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी है, क्योंकि आजकल लोग अपनी अंदर की चीज़ें जो डिप्रेसिव थॉट्स होते हैं वो नहीं शेयर करते हैं उसमें कि सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा अननोन से, है ना। सो हर किसी की लाइफ में ना कोई एक ऐसा होता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिससे आप खुल के बात कर सकते हो। तो पहली बात तो आइसोलेट नहीं करना है, लोगों से बात करना है। दूसरी है आपकी हॉबीज़। जैसे हमें ना हर किसी की हॉबीज़ होती है, तो जो हमें करना अच्छा लगता है ना वो आप करोगे ना, तो आपको हैप्पी हार्मोन्स जो एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। तो हमेशा हमारी हॉबीज़, जैसे आपको हो सकता है ऐसे मतलब लोगों की ये करना अच्छा लगता है, मुझे गार्डनिंग, मुझे फूल पौधों का है, तो मैं जब भी मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं अपने फूल पौधों की मिट्टियाँ और साफ जो भी देखती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। तो आपको जो भी करना पसंद है आपकी हैबिट ना, वो करिए। पहला है आइसोलेट नहीं होना, दूसरा आपके, तीसरा है आपकी ओल्ड मेमोरीज़ में अगर आप जाते हैं ना, जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, तो इमिडिएटली हमारे ना हार्मोनल चेंज होते हैं, अब यू फील बेटर। जैसे कि आपके स्कूल के टाइम में कुछ अच्छे इंसिडेंट हो, या बहुत लोग जैसे किसी की शादी के बहुत साल हो गए लेकिन शादी का जो टाइम होता है हनीमून पीरियड में बहुत अच्छे मेमोरीज होते हैं, मतलब व्हाटएवर आपके स्कूल के टाइम होता है, आपके जो भी ओल्ड मेमोरी। पहले के ज़माने में हमारे पास एल्बम्स होते थे, जब हम किसी के घर में गेस्ट जाते थे तो हम एल्बम खोल के देखते थे अपनी फ़ोटोज़ या उनकी फ़ोटो, तो हम उस मोमेंट को रिकॉल करते थे, वी फील हैप्पी, है ना। तो इमीडिएटली जो आपका वो करेंट स्ट्रेस है ना, उससे आप डाइवर्ट हो जाते हो, आपको फिर वो अपनी जो स्ट्रेस है वो नहीं ध्यान देता है। सिमिलरली आपका ऑल्दो डिजिटल वर्ल्ड में हम आजकल हर चीज़ डिजिटल ही रहते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जैसे किसी को बुक पढ़ने का शौक़ है या आप एल्बम रखें, या डिजिटल एल्बम भी है ना, तो अपने पुराने ओल्ड मेमोरीज़ को रिकॉल करिए। द मोमेंट यू फील, जैसे बहुत बार स्कूल में लोगों को क्रश होता है अपने टीचर्स से या किसी पर्टिकुलर हिस्सा, तो जब हम वो जैसे वो परफ्यूम, इस टीचर के परफ्यूम, अगर सेम परफ्यूम आप 20 साल के बाद भी वो फ्रेगनेंस आती है तो आप वो यार ये तो मेरे टीचर यूज़ करती थी, उस टाइम कितने अच्छे दिन थे, तो इमिडिएटली आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है, मतलब सो इन दिस वे यू कैन कम अप विथ योर स्ट्रेस को कैसे निकल। दिस आर वेरी बेसिक। और भाई इसका उल्टा भी होता होगा कि कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो अच्छी नहीं है, आप उनको सोचने लगते हो तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, इसलिए मैंने वो वर्ड बोला कि आपकी हैप्पी मेमोरीज को रिकॉल करो। एग्जैक्टली। सो मतलब जो फूड पैटर्न्स हैं, न्यूट्रिशन है, ये बिहेवियरल पैटर्न से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। yes. और आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, म्यूचुअली डाइट चार्ट फॉलो करके आप कहोगे कि वेट लॉस हो जाए, तो ये एकदम ऐसा आइसोलेशन में नहीं होता, अनलेस यू चेंज योर माइंड। आप अपने बिहेवियरल थॉट्स, आपका सोच और आपके हैबिट पे नहीं काम करोगे, तो इसीलिए ड्रॉबैक है। ज़्यादातर आप जब भी जाते हैं ना, लोग आपको डाइट चार्ट दे देते हैं, तो उसको सिर्फ डाइट चार्ट ही करके नहीं होता, साथ साथ में आपको हैबिट में नहीं काम करोगे ना, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। फिर आप एक डाइटिशियन के पास जाओगे, फिर 6 महीने के बाद किसी और डाइटिशियन को ढूंढते हैं हम, फिर 6 महीने के बाद किसी और के पास जाते हैं। तो अगर आप हैबिट पे काम करोगे, अपनी आदत को सही करिए, जब आदत एक बार ठीक हो गई तो फिर थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, वो हम खुद भी ठीक कर सकते हैं। Exactly. So I think we have covered a lot much of ground. I don't think I have any more thing to ask, but what lessons I have learned from here is that your behavior plays an important role in your nutrition. Yes. और जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बिहेवियर को इम्पेक्ट करती हैं, भले वो बच्चों के बिहेवियर को पेरेंट्स इम्पेक्ट करते हैं, पेरेंट्स के बिहेवियर को सोशल मीडिया इम्पेक्ट करता है, और जो फास्ट फूड की एडवर्टाइजमेंट होती है वो भी इम्पैक्ट करती है, थॉट प्रोसेस पे, आपकी हैप्पी मेमोरीज और सैड मेमोरीज होती हैं वो इम्पैक्ट करती हैं। सो एक स्टेप और फर्दर जाने की ज़रूरत है। वी हैव टू लुक के व्हाट इज़ इम्पैक्टिंग अस, एंड इफ़ वी टच दैट somehow we will be able to change our behavior and the eating habits and the eating pattern and the nutritional values of our diet. बिल्कुल सही कहा आपने। So it was great talking to you. Thank you very much for coming on this show. Thank you for inviting me. It's my pleasure. Thank you. Thank you very much.